Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी, यूनिट नंबर 7, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। यूनिट नंबर 7 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले यूनिट नंबर 6 को हम डिस्कस कर चुके थे। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है क्या? इसका दूसरा नाम है स्टडी डिज़ाइन, रिसर्च स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, ये एक वाहिद यूनिट है जो बाय स्टैटिस्टिक में भी है, जो कमिंग आप लोग रिसर्च पढ़ेंगे उसमें भी यही यूनिट होंगे, और एपिडेमियोलॉजी में भी है। 3 सब्जेक्ट में ये यूनिट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाय स्टैटिस्टिक में, एपिडेमियोलॉजी में और रिसर्च में। रिसर्च में एपिडेमियोलॉजिकल मेथड या स्टडी डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि जब तक आप स्टडी डिज़ाइन के बारे में नहीं जानते तब तक आप कोई भी स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्टडी डिज़ाइन है क्या या एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है क्या? ये एक प्लान है। क्या है? प्लान है, प्रोटोकॉल है फॉर कंडक्टिंग ऑफ रिसर्च। जब भी आप कोई रिसर्च को कंडक्ट करते हैं तो इसके लिए जब आप प्लानिंग करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो मैं किस तरह डेटा कलेक्ट करूँगा, आया मैं इंटरव्यू के थ्रू या फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू या क्वेश्चनएयर के थ्रू या सर्वे के थ्रू। ठीक है, मैं अगर सैंपल सिलेक्शन करूंगा तो किस तरह मैं सैंपल साइज को सिलेक्ट करूंगा, कौन से पॉपुलेशन को मैं टारगेट करूंगा, और अगर मुझे किसी के एक्सपीरियंसेस को मालूम करने हैं तो मुझे कौन से मतलब स्टडी डिज़ाइन लेने हैं, अगर मुझे प्रिवेलेंस को मालूम करने हैं तो मुझे कौन से स्टडी डिज़ाइन को सेलेक्ट करने हैं, या अगर मैं इंसिडेंट्स मालूम करना चाहता हूँ, एक्सपोजर को मालूम करना चाहता हूँ, या अगर 2 वेरिएबल के बीच में कोई कोरिलेशन को मालूम करना चाहता हूँ तो मैं कौन सी स्टडी को यूज़ करूँगा। ठीक है, या अगर मैं एक कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहता हूँ तो मैं कौन सी स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो जब तक आपके पास स्टडी डिज़ाइन के बारे में नॉलेज नहीं है आप कभी भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो एरिया है इसमें कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, अगर आप सिर्फ ये मालूम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं कितने लोगों को, कितने % लोगों को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, एट्स मीन कि आप प्रिवेलेंस को मालूम करना चाहते हैं, तो आप कौन से स्टडी डिज़ाइन को सेलेक्ट करोगे ताकि आपकी जो पर्पस है वो अचीव कर सके आप। ठीक है, तो जब तक आपको नॉलेज ना हो स्टडी डिज़ाइन के बारे में या स्टडी मेथड के बारे में तब तक आप कोई भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। 7 सेमेस्टर में आप लोग उस पर काम शुरू करेंगे, 8 सेमेस्टर में फिर आप लोग जो है मिनी प्रोजेक्ट करोगे। तो जब तक आप इस यूनिट के बारे में नहीं जान जाओगे सो देन इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू कि आप कोई भी स्टडी कंडक्ट करें। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक है रिसर्च के लिए। क्लियर? तो ये क्या है? एक प्लान है, एक प्रोटोकॉल है, या हम उसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। क्या? ब्लू प्रिंट। जब आपके माइंड में एक हाइपोथेसिस होते हैं ना तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस ना। आपके माइंड में एक है, एक आइडिया है कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि केएमयू में इतने ज़्यादा स्टूडेंट क्यों एनपी हो रहे हैं, तो ये आपके माइंड में है ना। सबसे पहले आपके माइंड में आएंगे, जब आपके माइंड में एक इमेज आएंगे तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, जब आपकी कॉन्सेप्चुअल हाइपोथेसिस को आप जो है ओपन करना चाह रहे हो, मतलब फंक्शनल में आप उसको डाइवर्ट करना चाह रहे हो, तो फिर आप इसके लिए क्या करोगे? स्टडी करोगे। तो ये क्या है? ब्लू प्रिंट है। ठीक है, तो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि द ब्लू प्रिंट ऐसा स्टडी डिज़ाइन। ठीक है, तो उसको ब्लू प्रिंट भी कहते हैं, उसको प्रोटोकॉल भी कहते हैं, उसको प्लान भी कहते हैं, क्योंकि जब भी आप स्टडी करते हैं तो आप जब तक आप स्टडी डिज़ाइन को प्लान नहीं करोगे आप नहीं कर सकते। एक चीज़ और जहन में रखें, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले से माइंड में रखें कि मुझे कौन सी स्टडी करनी है, क्वालिटेटिव पे जाना है या क्वांटिटेटिव पे। लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि सबसे पहले आप अपने टॉपिक को देख ले, टॉपिक को सेलेक्ट करें, क्योंकि टॉपिक ही आपको बताएंगे कि आपने कौन सी स्टडी पे जाना है। ठीक है, अगर आप प्रिवेलेंस मालूम करेंगे तो टॉपिक ही आपको बताएंगे कि आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी पे जाना है। अगर आपके यानी किसी की नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस के बारे में स्टडी करते हैं तो आपको डायरेक्टली
आपकी स्टडी डिज़ाइनर आपके टॉपिक आपको बताएगी कि आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन को यूज़ करना है। अगर आप किसी मेडिसिन को मतलब कोई भी चीज़ की इन्वेंशन करना चाहते हैं तो आपकी स्टडी जो टॉपिक है वो आपको बताएगी कि आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी पे जाना है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की एक्सपोजर को मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये डिजीज़ मतलब है तो कौन सी एक्सपोजर की वजह से है, ठीक है, तो एक्सपोजर को आप मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप कोहॉर्ट स्टडी करोगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ मतलब जो टॉपिक है वो आपको डिसाइड करेगी कि आपने कौन सी स्टडी डिज़ाइन लेने, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, एक बात याद रखिए, ये हम अभी नहीं करेंगे, ये हम आप लोगों की रिसर्च में करेंगे कि एक हमारे पास होते हैं क्वालिटेटिव स्टडी और एक होते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। दो मेन टाइप होते हैं अगर हम स्टडी की बात करें, एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। लेकिन हम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस इसीलिए अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये आप लोगों की कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में नहीं है, ठीक है। जो 7 सेमेस्टर है उसमें है, लेकिन मैं थोड़ा आपको मतलब आइडिया देने के लिए, सही है। एक हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। इन दोनों में क्या फर्क है? जी बिल्कुल। देख, एक होते क्वालिटेटिव स्टडी, वो स्टडी होते हैं जब आप किसी चीज की क्वालिटीज को मालूम करना चाहते हैं, जब आप किसी के एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हैं, जब आप किसी की ओपिनियन को मालूम करना चाहते हैं, जब आप किसी के सजेशन को मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आप क्वालिटेटिव स्टडी पे जाएंगे क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी अगर आप जो केमियो के स्टूडेंट्स हैं उसकी जो चैलेंजेस है और इशू है उसको आप मालूम करना चाहते हैं तो आप क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप उसको मेजर नहीं कर सकते। चैलेंजेस को आप किस तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास जो डेटा आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? वर्ड फॉर्म में। किसमें? वर्ड, ठीक है। क्वांटिटेटिव, जब आप किसी चीज की क्वांटिटी को मालूम करना चाहते हैं इन नंबर में। किस चीज में? नंबर में। कितने लोगों को हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, कितने % लोगों को ये डिजीज हुआ है। क्लियर? क्वालिटेटिव में एक चीज और याद रखिए, एक है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की कितने टाइप है? 4 टाइप है, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टडी की 4 टाइप है। कौन सा है? फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी उसको कहते हैं, और नहीं, एक फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी है और एक हिस्टोरिकल स्टडी है, एथनोग्राफिक स्टडी है, ठीक है। फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी में हम क्या मालूम करना चाहते हैं? जब आप किसी के एक्सपीरियंसेस को मालूम करते हो। एथनोग्राफिक में आप क्या मालूम करना चाहते हैं? कल्चर, किसी की कल्चर के बारे में। हिस्टोरिकल में आप क्या मालूम करना चाहते हो? हिस्ट्री के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप अल्लामा इकबाल के ऊपर रिसर्च करते हो, ठीक है, तो आप कौन सी स्टडी डिजाइन को चूज करोगे? क्वालिटेटिव। देखिए, आप किसी के एक्सपीरियंसेस को मालूम करना चाहते हो कि एट दैट टाइम व्हाट वाज योर एक्सपीरियंसेस अबाउट समथिंग, तो आप इसको मालूम करोगे, ठीक है। तो हम इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए अभी नहीं कर रहे क्योंकि हम ये आप लोगों की कोर्स का हिस्सा नहीं है। रिसर्च में हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे। क्वालिटेटिव अलग है। क्वालिटेटिव के लिए फिर जो आप डेटा कलेक्ट करते हैं, जो टूल्स यूज़ करते हैं वो अलग है, जिसमें हम इंटरव्यूज़ करते हैं, जिसमें हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चनर यूज़ करते हैं, अनस्ट्रक्चर सेमी क्वेश्चनर यूज़ करते हैं और स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वान्टिटेटिव में हम क्वेश्चन एयर को यूज़ करते हैं और इसमें हम सर्वे करते हैं। मोस्टली हम सर्वे करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, सही है। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था कि ये 2 टाइप भी है, लेकिन आज हम ज्यादा फोकस करेंगे क्वांटिटेटिव के ऊपर, सही है। अच्छा, सबसे पहले इस स्टडी डिजाइन को हम डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में? मेथड जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है 2 में। कितने में? 2 में। एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। देख, अगर ये आप समझ गए ना ये डायग्राम, तो समझे कि ये जो ऑलमोस्ट 90 स्लाइड है वो समझ चुके हैं आप, ठीक है। ये मेन चीज जो है ये डायग्राम है। सबसे पहले जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन है उसको हम डिवाइड करते हैं इन 2 पार्ट में। कितने में? 2 में। एक हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव और एक हमारे पास है एनालिटिकल, ठीक है। अब देख, डिस्क्रिप्टिव तो आप लोगों को पता है कि डिस्क्रिप्टिव में वी डिस्क्राइब ओनली ऑन द बेस ऑफ टाइम, प्लेस एंड पर्सन। हम एक फिनोमिना को, एक हाइपोथेसिस को या जनरेट करते हैं
या जस्ट ओनली डिस्क्राइब करते हैं, और एनालिटिकल में टेस्ट करते हैं, ठीक है, एग्जामिन करते हैं, इस सिचुएशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, क्लियर यहां तक। फिर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव को। डिस्क्रिप्टिव को फिर हम डिवाइड करते हैं टू में, कितने में, टू में। एक को हम कहते हैं इंडिविजुअल बेस, और एक को हम कहते हैं पॉपुलेशन बेस। ठीक है, सबसे पहले हमने दो में डिवाइड कर दिया, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव को फिर हमने दो में डिवाइड कर दिया, इंडिविजुअल बेस एंड पॉपुलेशन बेस। क्लियर। इंडिविजुअल बेस को फिर हम कितने में डिवाइड करते हैं, इंडिविजुअल मतलब होते हैं ना किसी एक पर्सन के बारे में, आप एक पर्सन के बारे में आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। पॉपुलेशन जब आप एक ग्रुप के बारे में डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक। तो इसको फिर हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने में, तीन इसके टाइप है। फिर एक को हम कहते हैं केस स्टडीज, एक को हम कहते हैं केस सीरीज, और एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी और सर्वे। ठीक है, DCS, डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे भी उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें हम सर्वे करते हैं। ठीक है, इसी तरह पॉपुलेशन जो है, इसका दूसरा नाम है इकोलॉजिकल स्टडी। क्या, इकोलॉजिकल। इसका एक और नाम भी है कोरिलेशनल। देख, ये जो पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी, ये मोस्टली जब आप किसी हेल्थ डिटर्मिनेंट या हेल्थ प्रिवेलेंस को मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम अगर आप एक ग्रुप के बारे में, ये पॉपुलेशन बेस्ड क्या है, जब आप किसी ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप इनफेंट मॉर्टेलिटी रेट मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, इनफेंट मॉर्टेलिटी IMR, या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को आप मालूम करते हैं MMR, ठीक है। तो आप कौन सा स्टडी करोगे, पॉपुलेशन बेस्ड। डिस्क्रिप्टिव में पॉपुलेशन बेस्ड, जो इकोलॉजिकल या कोरिलेशन है, क्योंकि आप एक ग्रुप को टारगेट करते हो। इनपेंट क्या है, एक ग्रुप है। मैटरनल क्या है, एक ग्रुप है। जब आप एक ग्रुप को टारगेट करते हो और इसके बारे में जब आप किसी मतलब स्टडी करना चाहते हो, सो देन यू विल गो टू ऑन द पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी। क्लियर। इसमें एक ही है पॉपुलेशन में, और इसका इकोलॉजिकल स्टडी भी कहते हैं और उसको कोरिलेशनल स्टडी भी कहते हैं। इसके एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि IMR इसके एग्जांपल है, MMR इसके एग्जांपल है, ठीक है, जब आप मालूम करना चाहते हैं किसी कम्युनिटी में। क्लियर। अब हम बात करेंगे इनके, लेकिन इससे पहले हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं। एनालिटिकल को भी हम टू ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कितने में, टू में। एक को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल। ऑब्जर्वेशनल का दूसरा नाम है नॉन इंटरवेंशनल। क्या, नॉन इंटरवेंशन भी उसको कहते हैं और ऑब्जर्वेशनल भी उसको कहते हैं। और दूसरा क्या है, इंटरवेंशनल। दूसरा नाम इसका है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। अब जो नॉन इंटरवेंशनल और ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसके फिर कितने टाइप है, 3। कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल, और एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसी तरह जो इंटरवेंशनल है या एक्सपेरिमेंटल है, इसकी कितने टाइप है, 2। एक को हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल भी कहते हैं और ट्रू एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं उसको, RCT, यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, या इसका दूसरा नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरा है उसको कहते हैं NRCT, यानी नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, या कोसाई एक्सपेरिमेंटल भी उसको कहते हैं।
कोजाई एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल स्टडी डिजाइन है। ये डायग्राम जो है ये टोटल आपको स्टडी डिजाइन के बारे में बता रही है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है या स्टडी डिजाइन है उसको हमने डिवाइड कर दिया इन टू में, डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। फिर डिस्क्रिप्टिव को फर्दर हमने डिवाइड कर दिया टू में, इंडिविजुअल बेस एंड पॉपुलेशन बेस। इंडिविजुअल बेस को हमने डिवाइड कर दिया थ्री में, केस स्टडी, केस सीरीज और डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। पॉपुलेशन बेस का दूसरा नाम क्या था, इकोलॉजिकल या कोरिलेशनल स्टडी। जब आप किसी ग्रुप को टारगेट करते हो जिसके एग्जांपल क्या है, IMR है और MMR है। फिर एनालिटिकल स्टडी को हमने डिवाइड कर दिया टू ग्रुप में, एक को हम कहते हैं नॉन इंटरवेंशनल या ऑब्जर्वेशनल और एक को हम कहते हैं इंटरवेंशनल और एक्सपेरिमेंटल। नॉन इंटरवेंशनल या ऑब्जर्वेशनल को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, केस कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल और एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल को हमने टू में डिवाइड कर दिया, RCT का दूसरा नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंट और NRCT जिसका दूसरा नाम है कोजाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्लियर, यहां तक क्लियर है। ये टोटल डायग्राम है। अब एक एक स्टडी डिजाइन को हम डिस्कस करेंगे। इट वाज द टोटल डायग्राम कि कौन कौन सी स्टडी डिजाइन है। अब एक एक को हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे व्हाइट बोर्ड पे और फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्लाइड के ऊपर, ठीक है। हम एक पार्ट में कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव को, दूसरे पार्ट में फिर हम कवर करेंगे एनालिटिकल को, ठीक है। आप यकीन करें सबसे ज्यादा जो MCQs आते हैं एपिडेमियोलॉजी में, बायोस्टैटिस्टिक में और रिसर्च में, वो इस यूनिट से आते हैं क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। इवन कि MSN में भी आप जाओगे तो ज्यादातर MCQs इसमें से आएंगे, ठीक है। तो ये एक एक को हम डिस्कस करते हैं कि केस स्टडी क्या है, इसको हम कब कंडक्ट करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, केस सीरीज क्या है, क्रॉस सेक्शनल क्या है, ठीक है। इकोलॉजिकल में तो कुछ है नहीं, वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या है, केस स्टडी क्या है। अच्छा, केस स्टडी है क्या, वैसे केस क्या है, केस क्या है। हम अक्सर कहते हैं ना, मुझे पता चला है आपने केस क्या हुआ है। केस है क्या, जब कोई अनयूजुअल, जब कब यूनिक एक इवेंट हो जाए जो नॉर्मली नहीं होते। हम कहते हैं ना अपनी क्या क्या है, क्या केस किया है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल है तो क्यों आयु करना। तो दिस इज कॉल्ड जब भी कोई, जब मतलब कॉमन चीज नहीं होती, अनकॉमन, अनयूजुअल, यूनिक, जो पहले से वो इवेंट आकर नहीं होते, रेयरली कभी वो इवेंट आकर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, केस। क्या कहते हैं, केस। हम अक्सर कोर्ट में भी केस करते हैं ना, क्यों उसको केस कहते हैं, क्योंकि बहुत रेयर जो है कोई किसी के ऊपर केस करते हैं, रोज तो नहीं करते ना, एक यूनिक बात होती है ना, आपने क्या क्या है कि आपके ऊपर केस हुआ है, ठीक है। तो केस का मतलब होता है ना जब कोई अनयूजुअल, कोई यूनिक इवेंट आकर हो जाए। अब केस स्टडी का मतलब क्या है कि व्हेन अनयूजुअल और यूनिक इवेंट आर केस एज रिपोर्ट इन डिटेल। जब वो यूनिक या अनयूजुअल जो केस है वो रिपोर्ट में डिटेल में रिपोर्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, केस स्टडी। तो डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ यूनिक या अनयूजुअल इवेंट report and details is called case study। इसका मतलब क्या है, देख 2019 में जब फर्स्ट कुवैत का केस पाकिस्तान में मतलब रिपोर्ट हुआ था तो उसको हम क्या कहते थे, केस स्टडी। जब आप उसके ऊपर स्टडीज करते हैं ना कि मतलब ये क्यों हुआ है, उसके डेप्थ में आप जाते हो, डिटेल में आप जाते हो, तो हम उसको कहते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी आप कब करोगे, जब कोई अनयूजुअल, जब कोई यूनिक केस रिपोर्ट हो जाए फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं केस स्टडी। क्लियर।
इंतहाई एजी है। मैंने आपको कोविड-19 के एग्जांपल दे दिया ना। पाकिस्तान में इससे पहले कभी 19 जो कोविड-19 की कोई केस था नहीं था ना। जब फर्स्ट टाइम वो रिपोर्ट हुआ तो जब उसके ऊपर आप डिटेल से उसके ऊपर स्टडी करना चाह रहे थे तो इट वाज केस स्टडी। जब एक यूनिक अनयूजुअल इवेंट को जब आप डिटेल में रिपोर्ट करते हो तो उसको केस स्टडी कहते हैं। अब केस सीरीज का मतलब क्या है? देख, जब अभी वर्ल्ड कप आप लोगों ने देखा है ना, पाकिस्तान और इंडिया के बीच कितने मैचेस थे? 1 था ना, तो उसको क्या कहते हैं? केस। लेकिन अभी जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में कह रहे हैं उसको क्या कहते हैं? सीरीज। उसको सीरीज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जो हम वो केस की बात कर रहे थे, केस क्या था? यूनिक अनयूजुअल इवेंट। जब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? केस सीरीज। सीरीज का मतलब है मोर देन 1। ठीक है, एक कहते हैं ना कि आप एक सीरीज से जाया करें। आप ड्रामे भी देखते होंगे ना, हम कहते हैं यार इसकी कितनी सीरीज है, कितने एपिसोड है ना। एपिसोड तो आजकल आप लोग कहते हैं इंग्लिश में, इसको सीरीज, और पहले ये लफ्ज इंग्लिश में यूज हो जाता था उसके लिए। तो मतलब केस सीरीज का मतलब क्या है? जब ये केसेस की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाए तो हम उसको कहते हैं केस सीरीज। ठीक है, पहले एक ही केस था कोविड-19 का, तो इट वाज केस रिपोर्ट। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 100 आ गए, लोग उसके ऊपर स्टडी करने शुरू हो गए, तो उसको कहते हैं केस सीरीज। क्या कहते हैं? केस सीरीज। When the frequency of unique or unusual cases is increased, so this is called case series. Clear? When the frequency of unusual or unique cases is increased, so this is called case series. Clear? फिर आपके पास नेक्स्ट है when the frequency of unique and unusual cases is increased. ठीक है, जब इसकी इंक्रीज हो जाए, स्लाइड में हम पढ़ेंगे एक एक चीज को, डोंट वरी। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आपके माइंड का जो है वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी या डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल सर्वे भी उसको कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। इन दो से बहुत कम एमसीक्यूज आते हैं। हाँ, एक बात याद रखें कि ये रियल रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, यूनिक केसेस होते हैं, अनयूजुअल केसेस होते हैं, अनकॉमन केसेस होते हैं। जब डिटेल में रिपोर्ट हो जाए तो इनमें से इतनी नहीं, लेकिन इस जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी और सर्वे, इसका मतलब क्या है? हाँ, उसको दूसरा नाम क्या है? स्नैपशॉट। उसको स्नैपशॉट क्यों बोलते हैं? आपके मोबाइल में भी ऑप्शन है, ठीक है, और आपकी जो लैपटॉप है उसमें भी स्नैपशॉट, स्नैप टूल्स के नाम पे उस पे एक ऑप्शन है। ठीक है, स्नैपशॉट से हम क्या करते हैं? एक पिक्चर लेते हैं ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होते हैं कि आप एक एरिया में जाते हैं सर्वे के लिए और सिर्फ आप उसका पिक्चर लेते हैं, मतलब आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें एक ही टाइम पे, in one point of time, we will collect the data about the disease and exposure. ठीक है, डिजीज और एक्सपोजर दोनों के बारे में एक ही टाइम पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं और आप पूछते हैं कि यहाँ पे गैस्ट्रोएंटराइटिस की कितने पेशेंट हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिसको जीआई प्रॉब्लम, जीआईटी डिजीज है। फिर आप लोगों से पूछे क्यों, ये क्यों है इतने ज्यादा? लोग कहते हैं यहाँ पे जो हम पानी यूज करते हैं वो कंटेमिनेटेड पानी है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो पानी आते हैं वो फिल्टर वाटर नहीं है। तो आपने दोनों काम की, आपने डिजीज के बारे में भी डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोगों को ये डिजीज है, और आपने एक्सपोजर के बारे में कि मतलब क्यों है ये। तो आप इसको स्नैपशॉट स्टडी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें फॉलो अप नहीं होते। क्या नहीं होते? फॉलो अप। आप दोबारा नहीं जाते, आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते। आप ये नहीं करते कि आप उसके लिए प्लांट लगा दें, उसके लिए जो पानी है वो फिल्टर कर दें, उसके लिए हॉस्पिटल बना दें, उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करें। नहीं, आपने कुछ नहीं करना है, आप फॉलो अप भी नहीं करते। आप सिर्फ प्रिवेलेंस को मालूम करना चाहते हो, क्या कि कितने लोगों को ये डिजीज है। सो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि द बेस्ट स्टडी विच इज यूज्ड फॉर द प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस के लिए जो बेस्ट स्टडी है वो क्या है?
क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। दिस इज द बेस्ट स्टडी फॉर द प्रिवेलेंस फाइंड आउट। एक बात, एक एमसीक्यूज तो ये उससे बहुत ज्यादा कॉमन आते हैं। दूसरा एमसीक्यूज इससे बहुत ज्यादा कॉमन आते हैं कि डिस्क्रिप्टिव जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें हम एक ही टाइम पे एक्सपोजर और आउटकम मतलब डिजीज दोनों के बारे में एक ही टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्क्रीनिंग। क्या है? स्क्रीनिंग। हम जाते हैं ना किसी कम्युनिटी में, वहां पे हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो स्क्रीनिंग से हम किस चीज के बारे में हमें आइडिया आती है कि कितने लोगों को ये डिजीज है, क्लियर। लेकिन हम उसके लिए फिर कुछ नहीं करते। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? स्क्रीनिंग है। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे हम एक्सपोजर और आउटकम के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। प्रिवेलेंस के लिए बेस्ट स्टडी डिजाइन है। और इसके 2-4 मतलब आपके पास 4 टाइप के ग्रुप बन सकते हैं। जब भी आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हैं ना, तो कितनी टाइप के ग्रुप बन सकते हैं? 4। कौन कौन से? जब आप एक कम्युनिटी में जाते हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी में आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो 4 टाइप के ग्रुप बनेंगे। पहला ग्रुप क्या है? फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो कंटेमिनेटेड वाटर को इस्तेमाल करते हैं और उसको GIT डिजीज हो गई है, ठीक है। तो एक लोग वो जो कंटेमिनेटेड वाटर को इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या है? रेस्पेक्टर मौजूद है ना। रेस्पेक्टर क्या है? कंटेमिनेटेड वाटर है और उसको GI प्रॉब्लम है, GIT प्रॉब्लम है, GIT पॉजिटिव। एक ग्रुप ये बना ना, रेस्पेक्टर प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट, और GIT प्रॉब्लम भी पॉजिटिव है। एक ये बना एक ग्रुप। दूसरा ग्रुप क्या बना कि ऐसे लोग हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करते हैं बट उसको GIT प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो दूसरा ग्रुप क्या बना? रेस्पेक्टर प्रेजेंट बट GIT नेगेटिव। 2 ग्रुप बने। तीसरा ग्रुप क्या बन सकता है कि वहां पे जो लोग पानी यूज करते हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर नहीं है, साफ वाटर है, ठीक है। तो रेस्पेक्टर मौजूद है, नहीं है ना, रेस्पेक्टर एब्सेंट, बट स्टिल जो है उसको GIT पॉजिटिव है, प्रॉब्लम है उसको। 3 ग्रुप बने। एक ग्रुप और बन सकता है कि लोग साफ पानी इस्तेमाल करते हैं, स्टिल उसको GIT प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इसमें रेस्पेक्टर एब्सेंट है और GIT भी नेगेटिव है। तो कितनी ग्रुप बनी इसमें? 4 किस्म के ग्रुप आपको बन सकते हैं, ठीक है। एक वो ग्रुप जो रेस्पेक्टर मौजूद हो और उसको प्रॉब्लम भी हो, एक वो जो रेस्पेक्टर हो लेकिन प्रॉब्लम नहीं हो, एक वो जो रेस्पेक्टर नहीं है लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम, और एक वो रेस्पेक्टर भी नहीं है और प्रॉब्लम भी नहीं। क्लियर? तो कितने टाइप के ग्रुप बन सकते हैं आप जब जाते हैं कम्युनिटी में? 4 टाइप के। अब देख, आप प्रिवेलेंस मालूम करना चाहते हैं ना। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मेन मकसद क्या है? प्रिवेलेंस को मालूम करना। आप 2 चीज की प्रिवेलेंस इससे मालूम कर सकते हैं, एक डिजीज की प्रिवेलेंस और एक रेस्पेक्टेड एक्सपोजर के। 2 टाइप के मालूम कर सकते हैं ना। अगर आप एक्सपोजर की प्रिवेलेंस भी मालूम कर सकते हैं कि कितने % लोग ऐसे हैं जो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज करते हैं, और आप ये भी मालूम कर सकते हैं कि कितने % लोग ऐसे हैं जिसको GIT प्रॉब्लम है। तो आप 2 चीजों की प्रिवेलेंस मालूम कर सकते हैं। कौन कौन से की? एक्सपोजर की और आउटकम की। क्लियर? तो किस तरह मालूम कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में? देख, ये भी सेकंड बाय स्टैटिस्टिक है, ठीक है। आप 2x2 टेबल बना सकते हैं ना। देख, एक है एक्सपोज। क्या एक्सपोज का मतलब क्या है? रेस्पेक्टर को आप एक्सपोज हो रहे हो, अब मतलब आप कंटेमिनेटेड वाटर यूज कर रहे हो। डिजीज पॉजिटिव, डिजीज नेगेटिव। डिजीज क्या है? GIT प्रॉब्लम। और दूसरा क्या है? नॉन एक्सपोज। नॉन एक्सपोज कौन लोग हैं? हाँ, जो क्लीन वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। और डिजीज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? 2। देख, उसको हम एक कह सकते हैं
इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, अगर आप एक्सपोजर को मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या मालूम करोगे? जी, ए ये एक्सपोज है और ये नॉट एक्सपोज है, तो ए डिवाइड बाई ए प्लस सी, ए डिवाइड बाई ए प्लस सी, और डी सी डिवाइड बाई। एक्सपोजर किस तरह पे है? इस तरह पे ना, तो ए डिवाइड बाई ए प्लस बी और सी डिवाइड बाई सी प्लस डी। आप डिजीज को मालूम करना चाहते हैं तो इस तरह पे ना, तो ये क्या है आपके पास? ए डिवाइड बाई ए प्लस सी, बी डिवाइड बाई बी प्लस डी। ठीक है, क्लियर है? एक एग्जांपल सिर्फ उस पर कर लेते हैं। देख, फॉर एग्जांपल आपके पास 2x2 टेबल है, आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना चाह रहे हो, क्या? कंपेरेटिव। ये डिजीज पॉजिटिव है, डिजीज नेगेटिव है, ये एक्सपोज है और ये नॉन एक्सपोज है। ठीक है, ये ए बी सी और डी। आपके पास टोटल जो है 200 लोग हैं। कितने हैं? 200। 100 जो है आपके पास एक्सपोज है, 100 आपके पास नॉन एक्सपोज है। जो एक्सपोज है 100 में से तकरीबन 70 को डिजीज हो चुका है और 30 को डिजीज नहीं हुआ है। जो नॉन एक्सपोज है उसमें से तकरीबन 40 को डिजीज हुआ है और 60 को नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक डेटा है। अब अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहते हैं, एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव स्टडी, तो आपके पास 4 ग्रुप बनेंगे: एक्सपोज एंड डिजीज, एक्सपोज एंड नो डिजीज, नॉट एक्सपोज एंड डिजीज, नॉट एक्सपोज एंड नो डिजीज। 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, देख, आप अगर एक्सपोजर को मालूम करना चाह रहे हैं सो दिस इज एक्सपोजर। अगर आप डिजीज को मालूम करना चाह रहे हैं सो दिस इज डिजीज। आप डिजीज के प्रेवलेंस को मालूम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या है? ए डिवाइड बाई ए प्लस सी वेस, बी डिवाइड बाई बी प्लस डी। ठीक है, तो ए डिवाइड बाई ए प्लस सी कर दे आप। ए डिवाइड बाई ए प्लस, यहां पे होगा ए डिवाइड बाई ए प्लस सी। ए आपके पास क्या है? 70 डिवाइड बाई 70 प्लस 40। हाँ, ये 110 आएंगे ना? ठीक है, 70 डिवाइड बाई 110। ठीक है, तो 7 डिवाइड बाई 11, 0.63। ठीक है, और आप नॉन डिजीज के बारे में करने, बी डिवाइड बाई बी प्लस डी। बी क्या है? 30 डिवाइड बाई 90, 3 डिवाइड बाई 9, 0.3। ठीक है, आप इन दोनों के बीच मालूम करना चाह रहे हैं कि मतलब प्रेवलेंस को। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इन दोनों का अगर आप एट्रीब्यूट मालूम करना चाह रहे हैं कि मतलब इसकी वजह से कितना है, तो फिर आप माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपोजर ये तो डिजीज है और इससे नॉन डिजीज को आप माइनस करोगे तो आपके पास एट्रीब्यूट बनेंगे रिस्क। ठीक है, लेकिन हम उसको मालूम नहीं करना चाह रहे, हम प्रिविलेज को। तो 0.63 मल्टीप्लाई बाई 0.3, 0.189 मल्टीप्लाई बाई 100, तकरीबन ये 18% है। ठीक है, हाँ, ऑलमोस्ट 18% आपके पास पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर आप एक्सपोजर के बारे में मालूम करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको आप मिटा दें, आप एक्सपोजर के बारे में मालूम करना चाह रहे हो तो फिर आप इस तरफ जाओगे, ए डिवाइड बाई ए प्लस बी।
ए क्या आपके पास 70 डिवाइड बाई 90, ए प्लस बी है ना, 100 हो जाएगा, 100। 7 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.7। इसी तरह ये सी डिवाइड बाई सी प्लस डी, ऐसा ही है। तो 40 डिवाइड बाई 100, तो 4 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। तो दिस इज अमाउंट एक्सपोज आपके पास 0.7 है, नॉन एक्सपोज आपके पास 0.4 है। तो मतलब इससे आप क्या मालूम करना चाह रहे हो, देख उसको आप मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 70% हो जाएंगे और ये 40% हो जाएगी। तो मतलब वो लोग जो एक्सपोज है वो 30% ज्यादा रिस्क भी है ना, एज कम्पेयर टू नॉन एक्सपोज, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है था, 63, और ये 0.3 था। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 63% हो जाएंगे और ये 30% हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो एक्सपोज है वो 33% ज्यादा उसको डिजीज हुआ है एज कम्पेयर टू वो लोग जो नॉन एक्सपोज है, ठीक है। तो ये आपको बताते हैं डिस्क्रिप्टिव, ये पॉपुलेशन प्रिवेलेंस के बारे में बताते हैं ना। तो प्रिवेलेंस साफ जाहिर है कि जो लोग एक्सपोज है उसकी प्रिवेलेंस ज्यादा है, जो लोग नॉन एक्सपोज है उसमें प्रिवेलेंस कम है। इसी तरह अगर हम डिजीज की बात करें, जो एक्सपोज है उसको ज्यादा डिजीज हुई है, जो नॉन एक्सपोज है उसको कम डिजीज हुई है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल में आपके पास 4 ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। इसको अब मैं मिटा सकता हूं, इस पे 1 2 3 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपके माइंड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। असल में ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये हम कौन सी स्टडी में करते हैं, केस कंट्रोल में। कौन सी में, केस कंट्रोल में। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में भी जब आप प्रेवेलेंस को मालूम करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात आएंगी, 2x2 टेबल की बात आएंगी, तो 2 मेन स्टडी है जिसमें हम करते हैं। एक हमारे पास है केस कंट्रोल स्टडी, जिसमें हम क्या मालूम करना चाहते हैं, ऑड रेशो। और एक हमारे पास है कोहॉर्ट स्टडी, जिसमें हम क्या मालूम करना चाहते हैं, 2 चीजें, रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेड रिस्क। क्लियर। तो स्लाइड में यहां तक थोड़ा देख लेते हैं, जहां तक हमने अभी पढ़ लिया है। इससे आगे फिर हम जो है दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। तो आप स्लाइड को ऑन करें। यहां तक कोई क्वेश्चन है, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है यहां तक, क्लियर है। देख, तब तक समराइज करते हैं जब तक स्लाइड ऑन हो, सही है। हमने क्या पढ़ा, एपिडेमियोलॉजिकल मेथड या स्टडी डिजाइन। इसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस कर दिया, ठीक है। हमने कहा कि स्टडी मेथड या स्टडी डिजाइन को, दिस इज अ प्लान और प्रोटोकॉल फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। जब भी आप कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं तो इसके लिए आप जब प्लान करते हैं कि किस तरह मुझे उसको कलेक्ट करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्टडी डिजाइन को चूज करना है, सही है। सही है। तो ये क्या है, यूनिट नंबर 7 है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। दीज आर ऑब्जेक्टिव जो हम कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिफाइन द स्टडी डिजाइन, कि स्टडी डिजाइन क्या है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडी डिजाइन, डिस्क्राइब द डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन एंड डिस्क्राइब द एनालिटिकल स्टडी डिजाइन। तो डायग्राम में ये जितनी भी ऑब्जेक्टिव है डायग्राम में हम कवर कर चुके हैं। नो डाउट कि एक एक को हमने डिटेल में अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने डिफाइन किया स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन क्या था, इट वाज अ प्रोटोकॉल, इट इज अ प्लान, इट इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। और डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन, 2 मेन क्लासिफिकेशन है, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में फिर हमने डिस्क्रिप्टिव को डिस्कस कर दिया है व्हाइट बोर्ड पे, और एनालिटिकल को हम करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्क्रिप्टिव को ज़्यादा फोकस करेंगे फिलहाल, ठीक है। एक स्टडी डिज़ाइन क्या है, कि स्टडी डिज़ाइन इज अ स्पेसिफिक प्लान है
or protocol for conducting the study which allow the investigator to translate the conceptual hypothesis as to the operational one। ठीक है, जो आपके माइंड में है उसको आप फंक्शनल में लेकर आए। क्लियर, एक प्रोटोकॉल है, एक प्लान है। देख, ये क्लासिफिकेशन है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन को। सबसे पहले हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। द वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एनालिटिकल। क्लियर, ये हम कर चुके हैं। देख, फिर डिस्क्रिप्टिव को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 में। एक है पॉपुलेशन बेस और द सेकंड वन इज अ इंडिविजुअल बेस। ठीक है, जो पॉपुलेशन बेस है उसको इकोलॉजिकल या कोरिलेशनल भी कहते हैं, और जो इंडिविजुअल बेस है उसको कितने में डिवाइड किया है? फिर 3 में। केस रिपोर्ट, केस सीरीज और क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, केस सीरीज और क्रॉस सेक्शनल सर्वे या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, एनालिटिकल को भी हम 2 में डिवाइड करते हैं। ऑब्जर्वेशनल, जिसका दूसरा नाम है नॉन इंटरवेंशनल। एक्सपेरिमेंटल, जिसका दूसरा नाम है इंटरवेंशनल। ऑब्जर्वेशनल को हम फिर डिवाइड करते हैं फर्दर कितने में? 3 में डिवाइड करते हैं। कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल को 2 में डिवाइड करते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल। रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का दूसरा नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल का दूसरा नाम है NRCT, नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। यहां तक हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब देख ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्क्रिप्टिव के और एनालिटिकल के। देख, अगर डिस्क्रिप्टिव की बात की जाए तो एक तो यह है कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज को मालूम करना चाहते हो। जब ये क्या है? प्रिवेलेंस है। नोइंग द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज, ये भी प्रिवेलेंस है। डेवलपिंग द हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को डेवलप करना, ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के। जब भी आप कोई भी डिजीज के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, प्रिवेलेंस क्या है, जब आप किसी हाइपोथेसिस को जनरेट करते हो, डिस्क्राइब करते हो। ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल में आप क्या करते हो? आप एग्जाम क्या करते हो? टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो। एस्टेब्लिशिंग ए सिचुएशन, 2 चीज़ों के बीच आप एक सिचुएशन को एस्टेब्लिश करते हो। और एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडी में आप स्ट्रेंथ ऑफ सिचुएशन, मतलब आप जो कह रहे हैं ना कि इस चीज़ की वजह से ये चीज़ होते हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ कहते हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बाद जो है ना आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाते हैं, फिर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप जो है जब कोई काज मालूम एस्टेब्लिश करना चाहते कि ये डिजीज ये चीज किस वजह से होते हैं। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है? डिस्क्राइब ओनली, डू नॉट एग्जामिन एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड हेल्थ आउटकम। देख, हमने अभी कहा ना कि डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, हम जाते हैं कम्युनिटी में और हम वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एट वन टाइम पे जो है हम एक्सपोजर और आउटकम के बारे में क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। बट हम एग्जामिन नहीं करते इस सिचुएशन को कि मतलब ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है और ये जो GIT प्रॉब्लम है, इसके बीच क्या सिचुएशन है, क्यों इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, हम ये नहीं करते। तो ये क्या है कि डिस्क्राइब ओनली, आपने सिर्फ डिस्क्राइब करना है, आपने क्योंकि एग्जामिन करना ये ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल स्टडी की काम है। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी की काम है, डिस्क्रिप्टिव की नहीं है। जनरली द पर्पस इज टू डिस्क्राइब द क्या है वेरिएबिलिटी एंड द हेल्थ आउटकम एंड और फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। जब भी आप हाइपोथेसिस को जनरेट करते हो, फॉर्मुलेट करते हो, तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हो। ठीक है, a descriptive studies involve describing the characteristics of a particular situation, event and case। ठीक है, आप जिस तरह हम केस रिपोर्टिंग की बात करते हैं ना, तो हम डिटेल में रिपोर्ट करते हैं, इसके साइन सिम्टम क्या है। ठीक है, इसके मतलब किस तरह हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बताते हैं। सही है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी कैन बी कैरी आउट इन अ स्मॉलर और लार्जर स्केल। डिस्क्रिप्टिव स्टडी जितना आप बाकी जो स्टडी है उसमें सैंपल साइज इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है ना उसमें आप 1000 जो है लोग आप ले सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है।
अब टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है, एक इंडिविजुअल बेस है और एक पॉपुलेशन बेस है। इंडिविजुअल बेस में हमारे पास केस स्टडी था। केस स्टडी में हमने क्या डिस्कस किए थे, क्या स्टडी ऑफ वन डिजीज इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ अननोन डिजीज, क्या है, ठीक है, प्रोवाइड्स टाइमली और रेल इंफॉर्मेशन। ऐसी डिजीज जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा रेल हो, अनकॉमन डिजीज हो, इसको अगर आप डिटेल में रिपोर्ट करें तो उसको हम क्या कहते हैं, केस स्टडीज। A single patient's clinical history is described in detail and then discussed in relation to the literature. अगर एक सिंगल पेशेंट है आपके पास, उसकी हिस्ट्री को आप डिटेल में आप डिस्कस कर रहे हो और आप फिर उसको रिलेट कर रहे हो लिटरेचर के साथ, तो उसको कहते हैं कि, क्योंकि आप किसी एक पार्टिकुलर इवेंट या पार्टिकुलर डिजीज के ऊपर बात कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, केस। ऑलमोस्ट always a rare, unusual or atypical disease. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, unusual, rare, uncommon, unique, these are the main इंडिकेटर है, ठीक है। केस सीरीज क्या है, केस सीरीज का मतलब है कि स्टडी ऑफ द मल्टीपल अकरेंस, क्या, मल्टीपल अकरेंस ऑफ द अनयूजुअल केसेस दैट हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये क्या है, मल्टीपल अकरेंस, मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गई, अभी इंक्रीज हो गई, ठीक है, लेकिन उस सब की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होंगे। अगर कोविड-19 की हम बात करें तो उसकी जो साइन सिम्टम है, अगर वो सारे सेम हो तो हम तब कहेंगे कि हाँ ये उस केस के लिए। आप लोगों ने मेरे ख्याल में एपिडेमियोलॉजी की जो 5th या 4th यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा था, क्राइटेरिया फॉर द केस फाइंडिंग, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया होते हैं कि अगर मीजल के लिए, अगर हम मीजल की केस को हम डिफाइन करें तो उसमें रेशेस होना, उसमें फीवर होना, इसमें नॉजिया वोमिटिंग होना, ये चीज़ें लाजमी है। अगर ये चीज़ें होंगे तो हम तब कहेंगे कि जैसे हाँ ये हो सकता है। फिर उसकी 3 टाइप है, प्रोबेबली हो सकते हैं, ठीक है, कंफर्म केस हो सकते हैं, ठीक है, इसकी 3 टाइप है। तो मतलब यह है कि उसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर हो और वो इंक्रीज हो जाए फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको केस सीरीज कहेंगे। इन्वेस्टिगेटर कैन कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विद डिजीज। रिजल्ट क्या है, रिजल्ट में भी जनरेट, ठीक है, कॉजल हाइपोथेसिस, नाइदर अ काज स्टडी नॉर अ केस सीरीज इंक्लूड अ कंप्रोमाइज ग्रुप। देख, ये तो आप एक कॉजल हाइपोथेसिस आप जनरेट कर सकते हैं कि ये जो जीआईटी प्रॉब्लम इतने लोगों को है ये कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से है, लेकिन आप काज को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि नहीं इसकी वजह से है, नहीं हो सकता है, मे बी, ये आपका क्लेम है। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस क्लेम। आप एक क्लेम तो कर सकते हैं कि मतलब जो लोग कंटेमिनेटेड वाटर यूज करते हैं ये जीआईटी प्रॉब्लम उसकी वजह से है, ठीक है, बट यू कांट मतलब कंफर्म आप नहीं कह सकते कि नहीं ये काज है, उसका काज नहीं है, ठीक है, क्योंकि काजेटिव स्टडी ये है नहीं। क्लियर। देख, डिस्क्रिप्टिव स्टडी देख, केस रिपोर्ट का मतलब क्या है, वन केस ऑफ अनयूजुअल फाइंडिंग, और केस सीरीज का क्या मतलब है, मल्टीपल केसेस ऑफ फाइंडिंग। क्लियर। अब टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी इंडिविजुअल बेस में हमारे पास जो नेक्स्ट है, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल सर्वे। देख, ये क्या है, सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशंस आर सर्वे इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द प्रेवलेंस ऑफ द हेल्थ आउटकम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। देख, प्रेवलेंस ये सबसे डोमिनेंट वर्ड है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के। आप किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी कम्युनिटी में जब आप जाते हैं तो आप एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसमें जो डिजीज है या जो एक्सपोजर है उसकी प्रेवलेंस मालूम करने के लिए आप स्टडी करते हो। ये सर्वे है। सर्वे उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वे में हम फॉलो अप नहीं करते, हम एक बार जाते हैं और हम डेटा कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देख, डिस्क्रिप्टिव स्टडी पॉपुलेशन बेस में हमारे पास क्या था, इकोलॉजिकल में क्या था, इन इकोलॉजिकल स्टडी फोकस ऑन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रेदर देन इंडिविजुअल एज द यूनिट ऑफ एनालिसिस। इसमें हमारी फोकस किस चीज के ऊपर होंगे, ग्रुप के ऊपर होंगे, इंडिविजुअल के ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। द वेरिएबल्स इंक्लूड मेजरमेंट टेकन एट द ग्रुप लेवल, फॉर एग्जांपल इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, ये सारी इसकी एग्जांपल है। टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशनल क्या है, क्रॉस सेक्शनल कंपैरेटिव स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है और कोहॉर्ट स्टडी है। ये एनालिटिकल की डिस्क्रिप्शन है। क्लियर।
अब एनालिटिकल या नॉन इंटरवेंशनल स्टडी, इस क्योंकि उसमें 2 में हमने डिवाइड कर दिया ना, एक हमारे पास नॉन इंटरवेंशनल स्टडी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है और एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडी है। इसमें हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहॉर्ट स्टडी है। क्लियर? टाइम इज की। टाइम इज की का मतलब क्या है? टाइम की वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि अभी जो मुझे स्टडी करने हैं, मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी करूं, कोहॉर्ट स्टडी कर दूं या केस कंट्रोल स्टडी कर। टाइम आपको बताएंगे किस तरह। देख, अगर जब आप स्टडी करते हो उसी टाइम डिजीज भी मौजूद हो और एक्सपोजर भी हो। At the time of study, when you are collecting the data about the disease as well as about the exposure, तो फिर आप किस चीज के बारे में, कौन सी स्टडी डिजाइन आप यूज करोगे? क्रॉस सेक्शन। ठीक है। अगर आपके पास एक्सपोजर मौजूद है, प्रेजेंट में आपके पास एक्सपोजर है, लेकिन आप आउटकम मालूम करना चाहते हैं, क्या मालूम करना चाहते हैं? डिजीज को मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आप कोहॉर्ट स्टडी करेंगे। देख, कोहॉर्ट स्टडी का नाम है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे जाना, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल बता देता हूं। सबसे पहले हम अक्सर केस कंट्रोल स्टडी करते हैं। केस कंट्रोल स्टडी में हमारे पास जिसके ऑड रेशो ज्यादा आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2-3 हमारे पास कुछ पेशेंट है, मैं इसके एक एग्जांपल दे देता हूं, और उसको लंग कैंसर है। क्या है? लंग कैंसर। डिजीज मौजूद है। क्या? लंग कैंसर है, डिजीज मौजूद है। मैं क्या मालूम करना चाहता हूं? एक्सपोजर, कि उसको ये लंग कैंसर क्यों हुआ था। मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं ना कि इस बंदे को ये लंग कैंसर क्यों हुआ था, मैं ये मालूम करना चाहता हूं। तो डिजीज मौजूद है, प्रेजेंट में डिजीज है, मैं क्या मालूम करना चाहता हूं? एक्सपोजर। तो मैं कहां पे जाऊंगा? पास में, क्योंकि मैं उसके एक्सपोजर मालूम करना चाह रहा हूं ना। तो मैं तो फ्यूचर में नहीं जा सकता कि फ्यूचर में उसको लंग कैंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी लंग कैंसर हो चुका है। तो मैं पास में जाऊंगा, पास में मैं देखूंगा कि ये जो इंडिविजुअल है वो कहाँ पे जॉब करता था। कहीं ऐसे एरिया पे तो वो जॉब नहीं करता था जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट हो, केमिकल को एक्सपोज हो, रेडिएशन को एक्सपोज हो। मैं उसकी स्मोकिंग का हिस्ट्री लूंगा, बचपन में स्मोकिंग तो नहीं कर रहा था। ठीक है। मैं उसके ऑक्यूपेशनल के अलावा उसके सोशल सपोर्ट, उसके सोशल कल्चर, उसके कल्चर बैकग्राउंड, क्योंकि हो सकता है कि वो ज्यादा मतलब शराब और ये चीज यूज करते हैं, उसके कल्चर में ये चीजें अलाउड तो नहीं है उसको। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं देख लूंगा। कब? पास्ट में। तो केस कंट्रोल में आपके पास डिजीज मौजूद होंगे, प्रेजेंट में क्या होंगे? डिजीज। आप कहां पे जाओगे? पास में। तो उस स्टडी का नाम क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, क्योंकि आप बैक जाते हो पास में। ठीक है। तो जब आपके पास प्रेजेंट में डिजीज मौजूद हो और आप क्या मालूम करना चाहते हो? एक्सपोजर, तो आप पास में जाओगे, तो उसको कहते हैं केस कंट्रोल। अब देख, मैंने इस इंडिविजुअल की निकाले, हमारे पास 2 चीजें ज्यादा आ गई, ऑड रेशो। जब मैंने उसकी ऑड रेशो, उसमें भी हम क्लास मल्टीप्लिकेशन करते हैं AD डिवाइड बाई BC। ठीक है। ये इसको ऑड रेशो कहते हैं। क्या? ऑड रेशो। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की ऑड रेशो हमारे पास आ गया 3 और ऑक्यूपेशन के हमारे पास है 2, तो ये दोनों हाई आ गए ना। तो आप दोनों को भी ले सकते हैं और एक को भी। सबसे जो ज्यादा हाई पे हो आप उसको ले लें। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, तो आपके माइंड में ये है कि उसको जो लंग कैंसर हुआ है ना, इट वाज ड्यू टू स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग कर रहा था। लेकिन क्या 100% आप ये कह सकते हैं? क्योंकि उसमें क्या नहीं होते? टेम्पोरलिटी नहीं होते। रिलेशन ऑफ टेम्पोरलिटी। रिलेशन ऑफ टेम्पोरलिटी का मतलब क्या है? देख, दो सिचुएशन हो सकते हैं ना। हो सकते हैं कि उसको लंग कैंसर पहले हुआ हो और उसने बाद में स्मोकिंग स्टार्ट की हो, ये भी हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल उसने स्मोकिंग स्टार्ट की है 2018 में और उसको लंग कैंसर था 2015 से, लेकिन डायग्नोज नहीं हुआ था। तो मतलब लंग कैंसर पहले हुआ था ना और स्मोकिंग बाद में स्टार्ट की थी। तो ये तो कंफर्म नहीं। ये भी हो सकता है कि उसने स्मोकिंग पहले स्टार्ट किया हो और लंग कैंसर बाद में हुआ हो। लेकिन आप क्लियरली ये बता नहीं सकते कि उसके स्मोकिंग की वजह से उसको लंग कैंसर है। तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम करते हैं कोहॉर्ट स्टडी। अब हमारे पास एक्सपोजर मौजूद है ना। एक्सपोजर क्या है? स्मोकिंग है ना। आप इस स्मोकिंग के ऊपर आप स्टडी करोगे और आप उसकी आउटकम देखोगे कि स्मोकिंग की वजह से उसको कौन सी डिजीज हो सकते हैं। आया वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसमें ज्यादा लंग कैंसर होते हैं
या वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते उसमें ज्यादा लंग कैंसर होते हैं। जब उसकी बेस पे फिर आप बता सकोगे कि हाँ ये एक्सपोजर, तो एक्सपोजर के लिए जब भी आप कोई काज मालूम करना चाहते हो, एक्सपोजर मालूम करना चाहते हो, तो इसके लिए बेस्ट स्टडी क्या है? कोहॉर्ट स्टडी है। कोहॉर्ट स्टडी को इंसिडेंटल स्टडी कहते हैं। क्या? क्योंकि आप इंसिडेंट्स को मालूम कर रहे हैं। इंसिडेंट्स का मतलब क्या है? जब एक न्यू केसेस आ जाए ना, तो पहले वो स्मोकिंग कर रहा था लेकिन उसको लंग कैंसर नहीं था, अब उसको लंग कैंसर डेवलप हो गया, तो इंसिडेंट्स हो गया, ठीक है, तो इसलिए उसको इंसिडेंट्स। तो आपसे जब एमसीक्यूज में पूछा जाए कि द बेस्ट स्टडी फॉर द फाइंडिंग ऑफ द इंसिडेंट्स, दिस इज कॉल्ड कोहॉर्ट स्टडी, और बेस्ट स्टडी फॉर द प्रिवेलेंस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो ये दो एमसीक्यूज तो अक्सर आते हैं। क्लियर? तो टाइम इज अ की। क्यों टाइम आ की है? देख, अब आप मुझे बता सकते हैं, देख ये कहते हैं कि प्रेजेंट में, यानी अभी जब आप स्टडी कर रहे हो, एक्सपोजर मौजूद है, आप क्या करना मालूम करना चाहते हो फ्यूचर में? डिजीज। तो आप कौन सी स्टडी करोगे? कोहॉर्ट स्टडी। अभी हमने इतनी जो हिस्ट्री बताई ना, केस कंट्रोल में आपके पास डिजीज मौजूद है, लेकिन आप क्या मालूम करना चाहते हो पास्ट में? एक्सपोजर। जब प्रेजेंट से आप पास्ट की तरफ जाओगे तो केस कंट्रोल है, जब प्रेजेंट से आप फ्यूचर की तरफ जाओगे तो कोहॉर्ट स्टडी है। कोहॉर्ट की फिर ये एक टाइप है जिसको रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी कहते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? देख, जब भी आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी को डिजाइन करते हैं ना, आई एम टॉकिंग अबाउट एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी, जो 2x2 टेबल की हम बात करें, और जब आप एक जाते हैं ना एक कम्युनिटी में, और वहाँ पे जब आप डेटा से कलेक्ट करते हैं तो आपके पास 4 ग्रुप बनते हैं। तो ये मैं किस एनालिटिकल स्टडी की बात कर रहा हूँ? डिस्क्रिप्टिव की, क्रॉस सेक्शनल की, एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी? एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास क्योंकि इसको हम कंपेरेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कहते हैं ना, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं उसमें ग्रुप को, ठीक है। तो कंपेयरिंग आप किस में कर सकते हैं? एनालिटिकल में करते हैं ना। डिस्क्रिप्टिव में तो आप सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? तो देख, सबसे पहले आपने क्या करना है? सब्जेक्ट को अपने आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन। जब आप सब्जेक्ट के बारे में डेटा कलेक्ट करोगे तो आपके पास 4 ग्रुप बनेंगे। पहला क्या है कि रेस्पेक्टर मौजूद है और डिजीज भी है। दूसरा क्या है कि रेस्पेक्टर नहीं है लेकिन डिजीज है। तीसरा ग्रुप है कि रेस्पेक्टर भी नहीं है और डिजीज भी नहीं है। 4th ग्रुप यह है कि रेस्पेक्टर नहीं है बट डिजीज है, ठीक है। कितने ग्रुप बने? 4 ग्रुप। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पर ज्यादा टाइम लेंगे तो आई थिंक नो बेनिफिट विल बी। देख, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में देख, a cross-sectional study design measure the prevalence of the health outcome or determinant of the health or both in a population at a point in time or over a short period। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। at a point in time, एक ही टाइम पे आप क्या मालूम करना चाह रहे हो? हेल्थ आउटकम और हेल्थ डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है? रेस्पेक्टर, एक्सपोजर, काजेस, ठीक है। दोनों के बारे में आप एक ही टाइम पे डेटा कलेक्ट करते हो, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है? इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच सब्जेक्ट एट वन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम। एक ही टाइम पे आप एक इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। यूज टू प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। द मेन आउटकम मेजर इज प्रिवेलेंस। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसको एक हम स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं और एक प्रिवेलेंस के लिए हम करते हैं। इसमें कोई फॉलो अप नहीं होते। ये आप कब करते हो? जब आपके पास टाइम कम हो, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा, इट्स अ वेरी चीप स्टडी, इसमें जब आपके पास बजट नहीं हो। तीसरा, जब आप प्रिवेलेंस को फाइंड आउट करते हो। सो दिस इज द बेस्ट स्टडी डिजाइन, ठीक है, कि आप उसको यूज करें। लिमिटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द रेस्पेक्टर एंड आउटकम एट वन सिमुलेटेनियस पॉइंट इन टाइम। एग्जाम्पल, स्क्रीनिंग सर्वे। मैं आपको बता चुका था कि स्क्रीनिंग सर्वे इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द, या नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, जो केप स्टडी हम उसको कहते हैं। जब आप किसी की नॉलेज मालूम करना चाहते हैं, जब आप किसी की एटीट्यूड और प्रैक्टिस मालूम करना चाहते हैं, ठीक है। आप उसके लिए कुछ नहीं करते, बस आप कम्युनिटी में जाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि आप मुझे बता दें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है और ये क्यों होते हैं, ठीक है। आप उससे सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं, वो आपको बताते हैं कि ये है ये नहीं है। आप उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हाँ इसके पास कितनी नॉलेज है इस डिजीज के बारे में। क्लियर? अच्छा, ये टारगेट पॉपुलेशन सबसे पहले किस तरह आप उसको स्टार्ट कर सकते हो? सबसे पहले आपने टारगेट पॉपुलेशन लेने हैं। टारगेट पॉपुलेशन से आपने सैंपल लेने हैं। सैंपल जब आप लोगे तो इसके बारे में आपने डेटा कलेक्ट करने हैं। जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये 4 पॉसिबल ग्रुप बनेंगे। वही ग्रुप एक्सपोज एंड हैव डिजीज, एक्सपोज डू नॉट हैव डिजीज,
नॉट एक्सपोज, डू नॉट हैव डिजीज, नॉट एक्सपोज एंड डू नॉट हैव डिजीज। ठीक है, ये 4 ग्रुप आपके पास बनेंगे। ये वही है, देख ये आपके पास एक्सपोजर है, ये आपके पास डिजीज और नो डिजीज है, ये डिजीज एंड नो डिजीज की बात हो रही है, एक्सपोज एंड नॉट एक्सपोज। ये वही देख ये डिजीज के बारे में है और ये एक्सपोज और नॉट एक्सपोज के बारे में है। ठीक है, ये देख वही जो हमने बोर्ड पे डिस्कस कर दिया कि प्रिवेलेंस ऑफ एक्सपोजर कंपेयर इन डिजीज एंड नॉन डिजीज, तो ए डिवाइड बाई ए प्लस सी प्लस बी डिवाइड बी प्लस डी। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक्सपोज को मालूम करना चाहते हो तो ए डिवाइड बाई ए प्लस बी एंड सी डिवाइड सी प्लस डी। ठीक है, तो आप इससे मालूम कर सकते हो सिंपली। अगर आप उसमें क्लास मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करते तो नो नीड फॉर द क्लास मल्टीप्लिकेशन। मैं इसके एक एग्जांपल इस स्लाइड के बाद इस पे हम एक एग्जांपल कर देते हैं तो आपके पास आ जाएंगे। सही है कि एक्सपोजर क्या है। ठीक है, क्लियर। देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, ये आपके पास एक स्टडी है हार्ट, प्रिवेलेंस ऑफ द हार्ट डिजीज आप मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये प्रिवेलेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ द स्टडी सैंपल मालूम करना चाह रहे हैं। देख ये आपके पास जो है स्टडी सैंपल की ये आपके पास ये देख ये पुअर डाइट की वजह से हो रहे हैं, स्मोक सबसे ज़्यादा पुअर डाइट की वजह से ये आप रिस्क फैक्टर को मालूम करना चाह रहे हैं। स्मोकिंग की वजह से इतने % है, लाइफस्टाइल की वजह से, अल्कोहल की इतने वजह से, और ये हार्ट डिजीज़ को मेंशन करते हैं। ये जो रेट है ये मेंशन करते हैं हार्ट डिजीज़ को, और ये जो आपके पास ग्रीन आ रहे हैं ये मेंशन कर रहे हैं नॉर्मल को। ठीक है, तो देख यहाँ क्रॉस सेक्शनल पे आप एक डिजीज़ के बारे में भी पॉपुलेशन प्रिवेलेंस का मालूम कर सकते हैं और रिस्क फैक्टर के बारे में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के, देख एक तो ये है कि आउटकम एंड एक्सपोजर मेजर एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे आप एक्सपोजर और आउटकम के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दैट्स द एडवांटेज। अनकवर सिचुएशन ऑफ द फर्दर स्टडी। ठीक है, मतलब ये है कि इस पे आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ये वहां पे स्टॉप नहीं होते। यूजफुल फॉर द हाइपोथेसिस जनरेशन, जब भी आप किसी, क्योंकि हमने कहा ना कि आप हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं ना कि आप जीआईटी प्रॉब्लम क्यों है ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर, और इसके ऊपर फिर आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्विक एंड चीप, क्विक एंड चीप, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और सस्ता है क्योंकि बजट, क्योंकि इसमें नो फॉलो अप इसमें नहीं है। बेस्ट वे टू डिटरमाइन द प्रिवेलेंस, क्वेश्चन एयर इंटरव्यू बेस्ड, यूजफुल फॉर असेसिंग प्रैक्टिस एटीट्यूड नॉलेज। ठीक है, या बिलीव्स। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज एंड एटीसी। एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस है, कैन बी कंडक्टेड टू क्या है, असेस द हेल्थ केयर नीड फॉर द पॉपुलेशन। देख जब आप इसको करते हैं ना तो ये आपको हेल्थ जो कम्युनिटी की जो नीड है उसके बारे में आपको बताते हैं कि आप ये लोगों के पास कितने, मतलब उसके पास जाने की ज़रूरत है ताकि आप उसको एजुकेट करें, कितने हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वहाँ आपके पास। ये सही है। हेल्पफुल एंड मेजरिंग क्लास एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिजीज एंड वेरियस वेरिएबल। ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, जो प्रिवेलेंस की हमने बात की, डिटरमाइंस बर्डन ऑफ डिजीज, ये सारे आप प्रिवेलेंस में, ये सारे प्रिवेलेंस में आते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं ना कि इस कम्युनिटी में इतनी ज़्यादा डिजीज है, तो आप वहाँ पे फिर उस बेस की, यानी उस इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर आप वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, कितने बेड की हॉस्पिटल होनी चाहिए, उसको कितने मेडिसिन की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर, जब प्लानिंग करते हैं ना तो ये उसमें बहुत हेल्पफुल है। इसकी लिमिटेशन क्या है, मतलब जो डिसएडवांटेज आप उसको कह सकते हैं, एक ये कि टेम्पोरल को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आर टाइम सीक्वेंस सो गेव नो इंफॉर्मेशन वेदर which कम फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल काज और डिजीज। जिस तरह मैंने कहा कि ये आपको ये टेम्पोरेलिटी उसमें नहीं होते, टेम्पोरेलिटी सिर्फ आपको कोहॉर्ट स्टडी में मिलेंगी, बाकी किसी भी स्टडी में नहीं है कि ये आउटकम पहले आया है या एक्सपोजर पहले है। ठीक है, उसने ये कंटेमिनेटेड वाटर पहले स्टार्ट की या नहीं, उसको पहले से जीआईटी प्रॉब्लम था। सही है। गेव नो आइडिया अबाउट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, उसमें नेचुरल हिस्ट्री डिजीज तो है नहीं, आप डायरेक्ट जाते हो टेस्ट करते हो या आपके पास डिजीज पॉजिटिव आ जाती है नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, गेव नो मेजर अपॉन न्यू केस आकर, इंसिडेंस इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि 2024 में हमने सर्वे कर दिया तो हमारे पास 100 केसेस थे, अब 2025 पे हम करेंगे तो 150 हो जाएंगे, तो ये 50 हमारे पास है नहीं, हम उसमें तो फॉलो अप नहीं करते। ठीक है, तो इसमें इंसिडेंस के कोई चांसेस नहीं होते। नॉट यूजफुल फॉर द
रेयर एक्सपोजर और रेयर आउटकम, क्योंकि आप एक कम्युनिटी में जाते हैं, वहाँ पे एक रेयर केसेस है, आप उसको चिकन पॉक्स के लिए आप जाते हैं और आप स्टडी करते हैं, तो एक स्क्रीनिंग के ऊपर कितने खर्च आता है ना, और वहाँ पे आपके पास क्या बमुश्किल 1 या 2 पेशेंट निकल आएंगे, तो इसका क्या फ़ायदा, सही है, तो इसके लिए बेनिफिशियल नहीं है जी ना। बस ये तो है पार्ट 2, क्योंकि ये कोहॉर्ट स्टडी है और कोहॉर्ट स्टडी को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ ये एक जो हमने कर दिया कंपेरेटिव क्रॉस सेक्शनल की, ठीक है, A डिवाइड बाई A प्लस C और B डिवाइड बाई B प्लस D, तो उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, कितने ग्रुप बन सकते हैं, 4 ग्रुप। तो इट वाज डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल जो स्टडी डिज़ाइन है, जिसके 2 टाइप है, ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें आएंगे, उसमें हम ऑड रेशो मालूम करेंगे, उसमें हम रिलेटिव रेस मालूम करेंगे, हम उसमें एट्रीब्यूटिव रेस मालूम करेंगे, ठीक है। और इसमें हम सैम्पलिंग किस तरह करते हैं, रेंडमाइजेशन किस तरह करते हैं, कंट्रोल का क्या मतलब है, केस कंट्रोल ग्रुप किस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये सारे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी, you can ask me now as well as you can ask me in the comment section. So thank you so much for listening me and watching me.